सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वोट बैंक को साधने की रवायत तो चली आ रही है, लेकिन वो रवायत जब सनातन के विरोध में तब्दील हो जाए तो सवाल उठता है। यही सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव पर भी उठते नजर आ रहे हैं यही सवाल, क्योंकि एक और कुंभ नगरी में योगी कैबिनेट से विकास का संकल्प लिया जाता है तो अखिलेश सवाल उठाते हैं। इसे डंके की चोट पर इंडिया न्यूज पूछ रहा है, महाराज की विकास शपथ, टीपू की सनातनी नफरत ध्वस्त। तो संगम नगरी कुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें धार्मिक सर्किट बनाने से लेकर के 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने पर मुहर लगी है। कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव पर मुहर लगी, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कुंभ में कैबिनेट की बैठक रास नहीं आई। जहां आपको बता दें कि मंत्री परिषद बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, कुंभ में मंत्री परिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाए। अखिलेश के बयान से सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। बीजेपी सपा प्रमुख पर हमलावर हो गई है और अखिलेश को सनातन विरोधी बताने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है, महाकुंभ से विकास की प्रतिज्ञा, अखिलेश की डटी मंशा, संगम में सरकार, अखिलेश को गुजरे यहां पर नागवार आखिर क्यों? महाकुंभ पर सियासी कलेश, आखिरकार क्या चाहते हैं अखिलेश? महाकुंभ से बरसे महाराज, टीपू को सनातन से है ऐतराज, सनातन से दूरी अखिलेश की सियासी मजबूरी बन रही है क्या? आज इन्हीं बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर करेंगे बात, इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा सियासी प्रतिक्रियाएं तो सुन लीजिए। और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। तो महाकुंभ में अब लगातार देखिए, संगम नगरी में महाकुंभ का जो दृश्य देखने को मिल रहा है, अब उन दृश्यों पर भी सवालिया निशान खड़े करते नजर आ रहे हैं विपक्ष। तो चलिए, महाकुंभ पर, महाचर्चा पर जिस तरह के सवाल उठते नजर आ रहे हैं उस पर राय भी जानना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी बने हुए हैं, जरा उनसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अजीत जी, जहां पर महाकुंभ की तैयारी देखने को मिल रही है, भव्य दिव्य महाकुंभ का जिक्र चारों तरफ हो रहा है, चारों तरफ इसकी वाहवाही हो रही है, तो वहीं खुद उत्तर प्रदेश में, जो कि यहाँ की भूमि है, जहां पर संगम नगरी है, महाकुंभ का ये आयोजन है, वहीं से सवालिया निशान, वहीं पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। अब यहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथ गंगा में डुबकी लगाने पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं, कुछ योजनाओं की बात वहां कर देते हैं, तो उसे एक सियासी दौर समझा दिया जाता है अखिलेश यादव के द्वारा। क्या मोड़, क्या स्थितियां, इसे समझा जाए अब? देखिए, बिल्कुल सीमा, कुंभ को लेकर, महाकुंभ को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई, कैबिनेट बैठक को लेकर अखिलेश यादव ने ऐतराज जताया। ऐतराज वो इसलिए जता रहे हैं कि कुंभ में ये बैठक नहीं होनी चाहिए, इसे पॉलिटिकल नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब योगी सरकार इस कुंभ की तैयारी कर रही थी तो रोज अखिलेश यादव एक वीडियो बनाकर भेजते थे कि यहाँ खंबा नहीं है, यहाँ तार नहीं है, यहाँ सड़क नहीं बिछी है। तब आप उसको पॉलिटिकल क्यों कर रहे थे? पॉलिटिकल तो समाजवादी पार्टी भी कर रही थी। और जब आप रोज ये बता रहे थे कि ये सरकार का आयोजन है, सरकार का आयोजन है, बीजेपी कर रही है, योगी सरकार कर रही है, तो फिर अगर योगी सरकार का यह आयोजन है और योगी सरकार कैबिनेट बैठक कर रही है तो उस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति इस बात की है सीमा, क्योंकि देखिए, कुंभ में 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, 10 करोड़ के आसपास लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। 20 से 25 लाख लोगों का रोज का एवरेज है साधारण दिनों का, मेन अगर स्नान की बात छोड़ दें तो अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि यहां से एक पॉलिटिकल माइलेज
भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और वो देखिए मिलेगा भी। वजह यह है कि जब अयोध्या में देखिए, अयोध्या में भी कैबिनेट हुई थी, 2019 में जब महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, तब भी जो है यहाँ पर कैबिनेट बैठक हुई थी और संगम में स्नान हुआ था, प्रधानमंत्री आए थे। इस बार भी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 27 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, 10 फरवरी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, राष्ट्रपति आ रही हैं। तो आप इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखेंगे तो आपको पॉलिटिकल लगेगा। मैं तो ये कहूंगा कि अखिलेश यादव को चाहिए कि अपने सभी जो 35-37 सांसद हैं, जो सभी उनके विधायक हैं, 100 से ज्यादा विधायक है जो, उनको लेकर आइए और कुंभ में स्नान करिए। जवाब अगर देना है तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी पिच पर आकर दीजिए। ऐसे उन्होंने ट्वीट कर दिया, फिर कहा कि नहीं कुंभ को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। 2 चीजें उन्होंने ट्वीट कर दिया आज कि यही प्रार्थना प्रभु से है, जो भी संगम तट पर जाए उनके अंदर सौहार्द, प्रेम और करुणा उपजाए। यानी आप सटायर कर रहे हैं, आप व्यंग कस रहे हैं। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया कि त्रिवेणी को करें प्रणाम और रखें स्नान का मान। एक तरफ तो आप ये कहते हैं आपको अच्छा भी नहीं लगता, दूसरी तरफ आप महाकुंभ में स्नान करने भी नहीं आते। आपको आना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो आया था कि फरवरी के पहले सप्ताह में आएंगे, मैं उसे अच्छा मानता हूं सीमा। और देखिए, जब कोई आयोजन कर रही है, सत्ता में अगर अखिलेश यादव जी थे 2013 में, उनके नेतृत्व में यहाँ कुंभ हुआ था, तो समाजवादी की सरकार में हुआ था। यहाँ पर आजम खान को बकायदा नगर विकास मंत्री थे, उनको यहाँ प्रभारी बनाया गया था सीमा। तो जो सरकार में रहेगा वही यहाँ काम करेगा। अब अखिलेश यादव कैबिनेट की बैठक करने नहीं आए थे, लेकिन आजम खान को भेज दिया था जब भगदड़ हुई थी, 36-40 लोग मरे थे प्रयागराज स्टेशन पर। तो ये देखिए पॉलिटिकल, मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिकल एंगल से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये सनातन का वैश्विक मंच एक तरीके से कहा जाए महाकुंभ है। महाकुंभ का ये महामंच है जहां मानव समरसता का सबसे बड़ा महासंगम लगा है। दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, क्या विदेशी, क्या देशी, क्या देश के अंदर राज्यों का भेद मिट गया है, जाति का भेद मिट गया, सभी लोग आ रहे हैं। और देखिए योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में भी दानिश आजाद अंसारी जो मुस्लिम चेहरे हैं वो भी यहाँ थे, तो राम और रहीम यहाँ दिख रहे थे, यहाँ रसखान और जो है कबीर दिख रहे थे। तो अगर आप उस नजरिए से देखें, अगर आप इसको राजनीतिक तरीके से ना जोड़ें, पॉलिटिकल तरीके से ना जोड़ें, तो ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा महामंच है जो पूरे वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान का नाम कर रहा है कि भाई 40 करोड़ लोग एक जगह पर आ गए हैं और उनके क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था, अगर कुछ होता, जैसे आग लगी तो 2 मिनट के अंदर काबू पा लिया, कोई हताहत नहीं हुआ, तो आप उसकी तारीफ करिए। मुझे लगता है कि अच्छे लोकतंत्र की पहचान यही है कि अच्छा काम हो तो विपक्ष को लोग जो है सत्ता पक्ष की तारीफ करनी चाहिए, अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तब भी विपक्ष को सत्ता पक्ष को आईना दिखाना चाहिए और उन पर सवाल खड़े करने चाहिए। सीमा, बिल्कुल सर, ये जो बात आपने कही एक मजबूत विपक्ष की पहचान होती है और इसी का जिक्र अटल जी भी करते नजर आ रहे थे कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाना मजबूत विपक्ष का काम होता है और जब विपक्ष मजबूत होता है देश तभी उन्नति करता है। अब इस बीच क्योंकि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं महाकुंभ को लेकर के, आपको याद होगा सर, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें नजर आई थी शुरू से ही देखने को मिलता है, सीएम योगी जब आमंत्रण लेकर के पहुंचते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पास, तब अखिलेश यादव बोलते नजर आते हैं कि महाकुंभ में कोई निमंत्रण देता है क्या। अब वो एक प्रतिनिधि के तौर पर निमंत्रण देने पहुंचते हैं तो दिक्कत। सीएम योगी कैबिनेट को अपना परिवार मानते हैं और जब क्योंकि संगम में जाके डुबकी लगाना कि बिल्कुल परिवार के साथ जाकर के कुंभ का लाभ लेना होता है, कैबिनेट ही उनका परिवार है, उसमें भी पहुंचते हैं तो भी विपक्ष को दिक्कत हो जाती है। तो क्या समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने ठान रखा है कि मुद्दे से भटकना है और कुछ भी मुद्दा उठा करके जनता के सामने रख देना है? देखिए, कुंभ की बात मत करिए सीमा। जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, गर्भगृह में विराजमान हो रहे थे, ठीक 1 साल पहले 22 जनवरी आज है और 1 साल पहले आज ही के दिन रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए, तब भी सबको निमंत्रण गया था। राहुल गांधी नहीं आए, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आए, अखिलेश यादव नहीं आए, ऊपर से राम गोपाल यादव ने कह दिया कि मंदिर बहुत खराब बना है, ये तो सवाल खड़े कर दिए, वहां नहीं गए। अब कुंभ पे अगर निमंत्रण दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि हम कुंभ में कोई निमंत्रण देने जाता है। अगर सरकार कोई बड़ा आयोजन कर रही है, आप अपने घर पे शादी विवाह करते हैं तो लोगों को निमंत्रण देते हैं ना। इन्हीं अखिलेश यादव के घर प्रधानमंत्री गए थे ना, चौपर से इनके यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम था, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे सैफई। तो आप इसको इससे जोड़कर मत देखिए। जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं, तो आपको बुलाना होता। आप जब सैफई में देखिए, सैफई महोत्सव जब मनता था अखिलेश यादव की सरकार में, मुलायम सिंह यादव की सरकार में, सीमा सबसे बड़ा उदाहरण, अगर कुंभ पर वो उदाहरण दे रहे हैं तो सैफई उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो वो सबको आमंत्रित करते थे, दुनिया भर की कंपनियां आते थे, लोग आते थे, राजनीतिक नेता आते थे, फिल्मी दुनिया की हस्तियां आती थी, अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक। तो अगर आप आयोजन करते हैं तो आप बुलाते हैं। तो सरकार आयोजन कर रही है और ये बता रही है कि देखिए, हिंदुस्तान के अंदर
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी। अगर देखें तो चीन और भारत ये दोनों टॉप पॉपुलेशन के देश हैं। उसके बाद महाकुंभ का वो 60 किलोमीटर का एरिया, 25 सेक्टर जो बांटे गए हैं, जहां पर 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो क्राउड मैनेजमेंट, आईपीएस एकेडमी जो हैदराबाद की, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि नए आईपीएस ट्रेनी बच्चों को, आईएएस ट्रेनी बच्चों को यहां पर एकेडमी से भेजा जाए कि वो देखें कि कैसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी को एक 40-50 किलोमीटर के दायरे में सीमित करके जो है 25 सेक्टर में बांट के क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। और सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुकने खाने की, शौचालय की, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, और बाकायदा 44 घाट बनाए गए हैं। तो ये इसको देखना चाहिए। तो निमंत्रण देना मैं नहीं समझता कि ये कोई बुरी चीज है या इसको नहीं देना चाहिए, सब लोग देते हैं। तो सरकार कोई आयोजन कर रही, सरकार उसको लीड कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको लीड कर रहे हैं बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके पहले जब हुआ था 2013 में तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। सैफई महोत्सव हुआ था तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो आप कोई आयोजन करते हैं तो उसको भव्य बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं। और महाकुंभ का ये जो महासंगम है, मानव समरसता का जो सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के अंदर, तो दुनिया भर के अंदर भारत का नाम हो रहा है। वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर महाकुंभ की चर्चा हो रही है, दुनिया भर के लोग यहां पर आ रहे हैं। तो इसका मुझे लगता है कि पार्टी लाइन से हटकर एक साथ खड़े होने चाहिए और समर्थन करना चाहिए। सीमा, बिल्कुल। और इसी विषय के साथ हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी बनी हुई हैं, अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता सपा हमारे साथ हैं, और अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऋचा जी, शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि अखिलेश यादव के द्वारा कह दिया गया है, क्या कुंभ कोई मंत्री परिषद की बैठक करने की जगह है? आप लोगों ने यही जगह क्यों चुना है, जरा समझा दीजिए। सीमा जी, एकता, समता और समरसता का महाकुंभ, भारतीयता और मानवता का जो अद्भुत दृश्य है वो आज प्रयागराज में देखा जा सकता है। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को तो इसलिए नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश को जातीय विभाजन में बांटा है। आज जब प्रयागराज की पावन भूमि पर पूर्ण कुंभ के अवसर पर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक ही घाट पर आचमन और स्नान कर रहे हैं, तो जातीय संघर्ष की और जातीय भेदभाव की जो सीमाओं को अखिलेश यादव खींचते आए थे, आज वो ढहती नजर आ रही हैं, जिससे उनको बहुत तकलीफ हो रही है। आप सीमा जी मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रयागराज की धरती पर संपन्न होती है और वहां पर उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। हमारे लिए धर्म और कर्म अलग अलग नहीं है, धर्म हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज इसको साबित भी कर दिया। दूसरी तरफ जिस तरीके से अखिलेश यादव जब कुंभ की तैयारियां चल रही थी उस दिन से लेकर सवाल उठाते आए हैं, कभी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी बिजली के खंभों को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी गंगा जी के निर्मल जल को लेकर सवाल उठाते हैं। तो आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश को और पूरे विश्व को, कि देखिए पूरी कैबिनेट उसी गंगा जल से आचमन भी कर रही है, उसी से स्नान भी कर रही है, और सबसे ज्यादा व्यवस्थित, सुरक्षित आज प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। इसको तो एक बड़ा संदेश समझा जाना चाहिए था। और अखिलेश यादव जी जो वहां पे प्रतिमा स्थापित कर दी गई है उसको पॉलिटिकल नहीं मानते हैं। योगी कैबिनेट अगर जाती है और वहां पे मंत्रिमंडल की बैठक होती है, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और साथ ही गंगा जी में स्नान किया जाता है, तो ये इनको पॉलिटिकल नजर आता है क्योंकि इनकी मंशा में खोट है। इनको, जब आपको याद होगा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही थी, तब भी अखिलेश यादव इसी तरीके के रोज सवाल लेकर आते थे और कहते थे कि हम तो तब जाएंगे जब हमको प्रभु श्री राम बुलाएंगे, लेकिन आज तक वो वहां पे दर्शन करने नहीं जा पाए। उनको प्रयागराज की तमाम कहा तो जब श्री राम बुलाएंगे तब वो जाएंगे। चलिए ठीक है, अशोक तिवारी जी जरा ये क्लियर करिएगा, पहले आप लोग खुद अभी कहते नजर आ रहे हैं सपा प्रमुख की हम राजनीति वहां पर नहीं करनी चाहिए, कोई राजनीति की जगह नहीं है, कैबिनेट बैठक की जगह नहीं है, तो फिर वो क्या था जब तस्वीरें खींच खींच करके डाली जा रही थी कि तैयारी नहीं हो रही है, लाइट्स नहीं लग रही है, अब यहाँ पर और भी तैयारी होने की जरूरत है, कुछ नहीं कर रही है सरकार। जरा इसे क्लियर करिएगा कि आप लोग चाहते क्या, खुद राजनीति भी करनी है, उसके बाद कहना है कि राजनीति की जगह भी नहीं है। जी मैम, देखिए पावन पर्व है ये, 40 वर्षों के बाद ऐसा सुअवसर आया है, भाग्य है कि हम लोगों के सामने ऐसा सुअवसर आया है। और ये महाकुंभ का पर्व इतना महान है कि विश्व भर से लोग आ रहे हैं,
विश्व भर में इसकी ख्याति है। आध्यात्मिकता के लिए ये माना जाता है। कुंभ जो है भक्ति जाकर मनाया जाता है, अमृत पान करने के लिए पावन तीर्थ स्थल पर हम कैबिनेट करने का क्या मतलब था? हम राजनीति क्यों करेंगे? वहां पर करना है लखनऊ में करेंगे, वहां जाएंगे तो ध्यान लगाते, योगी जी ध्यान लगाते, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करते, वहां पर कर्म करते, वहां पर स्नान करते तो अच्छा लगता। भी यही कर ये प्रस्ताव पास करने का या कैबिनेट मीटिंग करने की पावन तीर्थ है, तीर्थराज प्रयाग है, वो पावन तीर्थ है, वहां सिर्फ। अच्छा अशोक तिवारी जी, जरा ये बताइएगा कि सपा प्रमुख और साथ में तमाम जो आपके नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्या आप लोगों ने प्लान बनाया है? क्या आप लोगों ने तैयारी की है संगम की? क्योंकि आप अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को कहते नजर आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो आप लोगों ने भी निर्धारित किया होगा। आप ही के यहाँ पर उत्तर प्रदेश में महाकुंभ है, आप लोग ले जाएंगे क्या? क्या बात करती हैं? इस महाकुंभ का कौन मतलब भाग्य किसका होगा? बिल्कुल जाएगा। हमने तो वहां पर अपना शिविर भी लगा दिया है। हम हमारे शिविर में तमाम ऐसे लोग आते हैं, सभी हम ये भी नहीं देखते हैं कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन ब्राह्मण है, कौन पिछड़ा है। जो भी हमारे शिविर में आता है उसको भोजन कर सेवा करते हैं, सेवा भाव से शिविर लगा हुआ है। इस बात का है हम लोग तो लगातार आगे बन रहे हैं और लगातार वहां सेवा कार्य कर रहे हैं, और हमारे में से तमाम लोग जाए, हम भी अभी जाए, लेकिन हम 4-8 दिन में हम भी जाएंगे। ठीक है, के भागी बनेंगे। अशोक तिवारी जी आएंगे, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, जरा सा टीम काम कर रही है इस पर, आपकी ऑडियो जल्द से जल्द दुरुस्त करके पहुंचाई जाएगी। अजीत जी, अभी आपने अशोक तिवारी जी को सुना, जहां पर जिस तरह से बोलते नजर आ रहे, देखिए स्थिति कुछ इस प्रकार से स्थिति ऐसी है कि उन्हें ये सफाई देनी पड़ रही है कि महाकुंभ में हमने शिविर लगाया है और वहां पर हम जाति तौर पर मतभेद नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। क्या ये जगह है और क्या ये स्थिति है ये सफाई देने की? अगर शिविर अशोक जी ने लगाया है, समाजवादी पार्टी ने लगाया, तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए ये सनातन का बहुत अच्छा उदाहरण भी है। देखिए ये राम और रहीम का भी देश है, ये रसखान और कबीर का भी देश है। तो यहाँ रोम रोम में राम, समाजवादी पार्टी कहती थी कि हमारे रोम रोम में राम बसते हैं, लेकिन रामलला का दर्शन करने नहीं जाती थी। वही हाल कुंभ का है कि वो कहते हैं कुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कुंभ को लेकर कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन खुद राजनीति में एक कदम आगे बढ़ते हैं और कुंभ को लेकर ही सवाल खड़े करते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ सेवा करने, और देखिए सबको सेवा करनी चाहिए। जिन लोगों को मौका 144 साल बाद उस नक्षत्र का मिलेगा, उस पल के उस साक्षी होंगे, गवाह होंगे कि भाई उस कुंभ में हम भी महाकुंभ में गए थे जब 144 साल बाद वो नक्षत्र आया था, जो 29 जनवरी को है, मौनी अमावस्या के दिन। लेकिन इसको लेकर राजनीति करना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं हो। देखिए सटायर करना, ट्वीट करना और फिर यहाँ ना आना, मैं तो कहता हूँ कि अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक होता अगर वो पूरी अपनी जितने विधायक सांसद हैं उनको लेकर आ जाते और वो भी उसी जगह स्नान करते संगम में, त्रिवेणी में, जहाँ कैबिनेट कर रहे तो भी तो अच्छा ये लगता कि भाई देखिए ये राम और रहीम का देश है और ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, और ये सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, जहां पर देखिए कुंभ चल रहा है, सभी पार्टी के लोग यहां पर स्नान करने आ रहे हैं। बतौर श्रद्धालु बहुत सारे लोग आ रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, बीएसपी के भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बतौर श्रद्धालु बन के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप जैसे योगी सरकार की पूरी कैबिनेट आई थी, उसमें जो है जो ये कह रहे थे उसमें हम जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, तो आज इस कैबिनेट में सभी जाति धर्म के लोग थे। आप दानिश आजाद अंसारी को देख लीजिए, आप ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, आप संजय निषाद को देख लीजिए, आप आशीष पटेल को देख लीजिए, आप ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम को देख लीजिए, केशव मौर्य डिप्टी सीएम को देख लीजिए, सुरेश खन्ना को देख लीजिए, अलग अलग जाति के बेबी रानी मौर्य को देख लीजिए, यहाँ की जो विधायक पूजा पाल को देख लीजिए, हर बिरादरी हर जाति के लोग थे। तो भी एक संगम था, समरसता थी, समावेश था, आपसी तालमेल था, एकता था, अखंडता था, तो उसका सम्मान करना चाहिए। आपको भी आना चाहिए, मैं तो कहता हूं आपको भी आना चाहिए और आकर जवाब देना चाहिए। देखिए ये सिर्फ आपका नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है, ये पूरे सनातन का है और ये सबका महाकुंभ है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीमा बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है, सबका समझना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ है तो पक्ष विपक्ष सब मिलकर के सबका स्वागत करें, क्योंकि ना केवल देश से बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। तो आप क्या छवि बना रहे हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अशोक जी समझ रहे होंगे आप इस बात को? नहीं, अच्छी बात आप नहीं कह रही, बिल्कुल छवि अच्छी होनी, विश्व में मैसेज अच्छा जाना चाहिए, लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, मैसेज जाएगा। लेकिन हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें वो
चलिए ठीक है करने अशोक का जी। नहीं, वो स्थान ध्यान लगाने का स्थान है। और ठीक है, जी अभिमन्यु त्यागी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। जी। अभिमन्यु जी, क्या कहेंगे महाकुंभ को लेकर के? हालांकि जो तस्वीरें नजर आई हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जरूर ये कहते नजर आ रहे हैं कि फरवरी में वो आएंगे। बाकी क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की महाकुंभ को लेकर के? देखिए, पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो पहली विधायक मंडल दल की बैठक हुई 1988 में, तो कांग्रेस पार्टी ने वो महाकुंभ में हुई। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि बहुत इंतजार था, खासतौर पर किसानों को, कि गन्ना किसानों का जो मूल्य है वो बढ़ेगा, 400 रुपए क्विंटल से ऊपर गन्ने का दाम पहुंचेगा। हम ये सोच रहे थे, क्योंकि मैं किसान भी हूँ, कि जो पिछले वर्षों का जो बकाया किसानों का आज भी शुगर मिल पर और सरकार पर ड्यू है, वो हम लोगों को वापस मिल जाए। इसके साथ में बहुत चिंता का विषय ये भी है कि नहरों की सफाई नहीं हुई है। सिंचाई के लिए जो किसानों को पानी की आवश्यकता है, वो पानी कैसे मिलेगी? अभी हाल ही में जब रबी की फसल की जो बुआई चल रही थी, तो खाद की किल्लत थी। आपके चैनल के माध्यम से भी सबको जानकारी मिली थी कि यहाँ तक की लाइनें लगी हुई थी, पुलिस तक को वहाँ व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा रहना पड़ता। महाकुंभ को लेकर मैं कह देना चाहता हूँ, मैं यही, वहाँ महाकुंभ में क्या हो रहा था, मैं आपसे ये भी तो पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ स्नान हो रहा था? वहाँ कैबिनेट की बैठक भी थी, वहाँ जनता के हित की बात भी की जा रही थी। लेकिन उस जनता के हित में अगर लखनऊ से लेकर प्रयाग तक ही टोल की माफी हो, तो मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम भी उत्तर प्रदेश के बासिंदे हैं, मैं मेरठ में रहता हूँ। क्या मेरठ का कोई नागरिक कुंभ में स्नान करने जाए अपनी गाड़ी के साथ, क्या उसका टोल माफ नहीं होना चाहिए? क्या सहारनपुर से जाए, क्या बिजनौर से जाए, क्या बरेली से जाए, उनका भी तो टोल माफ होना चाहिए। सिर्फ लखनऊ से प्रयाग तक ही क्या नागरिक रहते हैं इस देश में? आप सबको माफ कीजिए। लेकिन क्योंकि भाजपा चंद लोगों की लाभ की पार्टी बन के रह गई है, धार्मिक ध्रुवीकरण का लाभ ये लोग लेते हैं, धर्म के नाम का जो सहारा ये लेकर राजनीति की जो सत्ता प्राप्त करते हैं, ये उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अगर सचमुच में जनता के लिए भी ये काम करना है, तो टोल की माफी कर दीजिए। तो लखनऊ से प्रयागराज तक क्या एक ही धर्म और एक ही जाति के लोग रहते हैं? तो क्या हम कहाँ बाहर विदेश में रहते हैं हम लोग? क्या मेरठ के लोगों ने क्या वोट नहीं दिया होगा? चलो, हमने नहीं दिया। क्या सहारनपुर के लोगों ने वोट नहीं दिया होगा? क्या नोएडा जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है, क्या वोट नहीं दिया? शायद महाकुंभ को लेकर के और आगमन के लेकर के सरकारी बसें भी चल रही हैं, और ये ना केवल लखनऊ से प्रयागराज तक तो नहीं चल रही है। शायद इस पर जवाब लेंगे आप अपनी बात रखिए, ऋचा जी से जरूर जवाब लेंगे। अपनी बात मैंने आपका इंतजार किया था। मैं एक बार और कह देना चाहता हूँ, जब आज पूरे प्रदेश के मुखिया वहां बैठे थे, तो बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग सोच रहे थे ये कुछ देंगे। इन्होंने क्या दिया आप बता दें? अभी तक खुद आप डिबेट आप कर रही है, बहुत अच्छी आप एंकर हैं, आप बताइए इन्होंने क्या दिया? उस पर क्या चर्चा हुई? आएंगे ऋचा जी, बताइए, कुछ चर्चा कीजिए, बताइए कब आएंगे आप? समय बीतता जा रहा है, जनता तो आएंगे के इंतजार में, अच्छे दिन आएंगे, बैठी हुई है जनता। ये कुछ तो दें, कुछ तो नौकरियां दें, महंगाई पे तो लगाम लगाएं। चलिए ठीक है ऋचा जी, जहां एक तरफ इस तरह की समस्या है, यहाँ पर सपा को यह समस्या है कि आपने कैबिनेट बैठक आखिरकार क्यों की है, तो कांग्रेस कहती नजर आ रही है कि चलिए आपने कैबिनेट बैठक कर तो ली, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर गिनाते नजर आ रहे हैं, क्यों आपने लखनऊ से प्रयागराज तक का टोल माफ किया, मेरठ और अन्य शहरों को, जिलों को क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया है? प्रदेश भर का माफी नहीं सीमा जी, चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी का दर्द तो हम लोग इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि इनको सैफई में पूरी कैबिनेट को इकट्ठा करने की आदत थी, और वहां पे पूरी कैबिनेट बैठकर क्या करती थी ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। मैं उस बात को वापस दोहराना नहीं चाहती हूँ। आज इनको अच्छा नहीं लग रहा है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि एकता समरसता की जिस महाकुंभ और दिव्य कुंभ की आज पूरी चर्चा पूरे देश में नहीं पूरे विदेशों में हो रही है। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इस महाकुंभ की व्यवस्था, क्राउड मैनेजमेंट, पूरी इस व्यवस्था को देखने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए आए हुए हैं। कल ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि आए हुए थे जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था की स्टडी की है। अब रही कांग्रेस पार्टी के सवालों की बात, अगर कांग्रेस पार्टी ने आज कैबिनेट के मिनट्स को पढ़ लिया होता तो शायद उनको इन बातों का जवाब मिल गया होता। मैं उनको बता देना चाहती हूँ क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पहली बात तो वो गन्ना किसानों की बात कर रहे थे। गन्ना किसानों के 94% बकाये को पहले ही भुगतान किया जा चुका है। दूसरी बात है, अब आप सुन लीजिए पूरी बात, मैंने आपके बीच में नहीं टोका था।
हाथरस, बागपत और कासगंज के लिए आज प्रयागराज की धरती से मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। 63 IITs की घोषणा की गई है और 5 नवाचार आविष्कार के संस्थानों को स्थापित करने की उत्तर प्रदेश में ये घोषणा हुई है। अगर आपने इनको पढ़ा होता तो शायद आप ये सवाल नहीं उठा पाते। वहीं उत्तर प्रदेश में ये भी घोषणा की गई है कि गंगा यमुना जी का जो 4 लेन है उसके लिए 4 सेतुओं को आज मंजूरी दी गई है और मिर्जापुर से लेकर प्रयागराज तक विंध्य एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी गई है। साथ ही एक्सप्रेस वे एरो स्पेस और डिफेंस से संबंधित पॉलिसी को लेकर नई नीतियां सामने आएंगी और प्रयागराज, वाराणसी, आगरा नगर निगम के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इस तरीके के अनेक आज महत्वपूर्ण निर्णयों को लिया गया है, जिससे एक तरफ रोजगार बढ़ेगा, दूसरी तरफ निवेश में भी वृद्धि होगी रिकॉर्ड स्तर पर। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, चूंकि ये राजनीति में कभी नीतियों को, चाहे वो धर्म की नीति हो, उसको मानक नहीं मानते हैं। आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने प्रयागराज में महत्वपूर्ण बैठक की है, पूरे देश को ये संदेश दिया है कि दिव्य कुंभ, महाकुंभ शुद्ध परिपूर्ण व्यवस्था के साथ कुंभ हो रहा है। हम सिर्फ लोगों को निमंत्रण ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम आसमान और डुबकी लगाकर ये भी बता रहे हैं कि हम भी यहीं पे मौजूद हैं और आप भी आइए और इस दिव्य और महाकुंभ का लाभ लीजिए और सनातन की पताका पूरे विश्व में फहराए। इसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी बागडोर खुद अपने हाथों में संभाली हुई है। ठीक है ऋचा जी, ठीक है। अभिमन्यु जी जल्दी अपनी बात रखें, फिर अजय जी आपके पास आते हैं। जी, आवाज पहुंच रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है, कहिए। मैं कहना चाहता हूं कि ये तो घोषणाएं हैं। मैं कह रहा हूं कि गन्ने का बकाया क्यों नहीं मिला? आपने दावा किया, आप मुझे मैं खुद गन्ना किसान हूं, मैं आपको अपना बोर्ड नंबर भी बता सकता हूं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ पे? आपका कृषि मंत्री भी नहीं बोलते, आप किस मुद्दे बोल रही हैं? आप किस मुद्दे पे बोल रहे हैं? आपको जानकारी नहीं? मैं कह रही हूँ कि मैं आपको बता सकती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठकर। बात करें, आप उस मुद्दे भी पड़ेगा, आप उस मुद्दे पे बोल रहे हैं जिस पर आपको नहीं है जानकारी। मैं खुद गन्ना किसान हूँ, पिछले वर्ष का गन्ने तक का बकाया नहीं मिला। मैं शुगर मिल का नाम भी आपको बता दूंगा, फिलहाल भी शुगर मिल बकाया नहीं है। सरकारों ने बंद करने का काम किया था। आप देखिए, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ। आप हमारी बात सुनेंगी तो हम अपनी बात पर बात कर लीजिए, कुंभ पर बात कर लीजिए। हम लोग कुंभ पर डिबेट कुंभ पर है। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि गन्ना किसानों का जो आप दाम बढ़ाने जा रहे थे, वादा कर रहे थे, अलग अलग जगह बैठकें कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है अजीत जी। हाँ, समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि उनको जो मिलनी चाहिए थी राशि, उनको जो भुगतान मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला है। और आज इस बड़ी बहस में जहां पर बात हो रही है महाकुंभ को लेकर के, वो अपनी समस्या भी रखते नजर आ रहे हैं, भुक्तभोगी हैं, वो समस्या रखते हालांकि नजर आ रहे हैं। लेकिन जो स्थितियां नजर आ रही हैं, परिस्थितियां नजर आ रही हैं, एक तरफ सपा जिन्हें कैबिनेट की बैठक से समस्या हो गई है महाकुंभ में, दूसरी तरफ कांग्रेस जिसे कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर टोल को लेकर के समस्या जो है उत्पन्न होती नजर आ रही है। आखिरकार अब किया जाए तो क्या किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि कैबिनेट में टोल जैसा कोई प्रस्ताव नहीं आया सीमा। दूसरी बात गन्ना किसानों की, अभिमन्यु जी को 2017 के पहले देख लेना चाहिए जब हजारों करोड़ रुपए बकाया था और गन्ना किसान सड़कों पर उतर आया था। अभी कम से कम रोटे। अभिमन्यु जी एक आप डिबेट कर रहे हैं कुंभ पर और सवाल कर रहे हैं गन्ना पर। क्यों नहीं? आप राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, आप व्यवसायिक बात कर रहे हैं कि आप अपना गन्ना बेच दिया, आपको नहीं मिला। आप पूरे किसानों की बात करिए ना, पूरे प्रदेश की बात करिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का भुगतान हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप आंकड़े उठाएंगे, आप देख लीजिए ना, आप उठा के देख लीजिए। बिल्कुल देश का मामला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत ही गन्ने पर। अभिमन्यु जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत ही गन्ने पर आधारित होती समस्या ये है कि आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। ऋचा जी कह रही हैं तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप पहले सुन लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत गन्ने पर ही होती है और अगर गन्ने का भुगतान नहीं होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी या कांग्रेस जो भी चुनाव लड़ता है, अगर किसानों का बकाया भुगतान नहीं होता है तो उसके खिलाफ वोटिंग होती है। आंदोलन भी पॉलिटिकल हो गया, आपको पता है, हमें सब पता है। आंदोलन की बात छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो गन्ने से होती है।
बताइए गन्ना कब तक कटेगा? अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, अरे मैं आपकी भी गन्ना समस्या किसान हूँ, मैं भी गन्ना किसान हूँ, मैं भी गन्ना किसान हूँ। कितने एकड़ खेत हैं आपके पास? मैं भी गन्ना किसान हूँ। मेरे गांव के बगल की चीनी मिल है, 1000 करोड़ मेरे गांव के रुपए बगल ही की चीनी मिल है, और मुलायम सिंह यादव की लगवाई हुई चीनी मिल है। 4 करोड़ रुपए कौन सी चीनी मिल है? नाम तो बताइए। आपको भुगतान नहीं हुआ तो आप उस पर होल्ला नाम तो मचा रहे बताइए। हैं। ऐसा लग रहा है अभिमन्यु जी, मिजौड़ा अभिमन्यु चीनी जी, मिल है हमारे घर के, हमारे अभिमन्यु घर जी, के बगल बिल्कुल बलरामपुर बिल्कुल इस दौर में आप बैठे हुए मिजौड़ा हैं कि आप चीनी कोई मिल है। क्लासमेट से बहस कर रहे हो। मिजौड़ा शांति चीनी रखिए। मिल है। ये मुद्दे पर नहीं कर रहे हैं, इनको अपने भुगतान की पड़ी हुई है। बिल्कुल इनका बिल्कुल भुगतान रुक अजीत गया जी, यही होगा। देखने को मिल रहा है क्योंकि ये सिर्फ अपने शुरुआत प्रोजेक्ट, से ही इनको गन्ना किसानों से मतलब नहीं है, इन्हें अपने से मतलब है। ये पार्टी के प्रवक्ता बनकर नहीं आए हैं, ये अपना भुगतान करने के लिए डिबेट में आए हैं। आपको सिर्फ अपने से मतलब है, मैं आपकी बात सुनता रहा हूँ। अरे कुंभ पर बात करिए ना, कुंभ पर आए कुंभ हैं, में से स्नान करने गए थे, आप बताइए कैसे कुंभ स्नान पर करने बात गए करिए थे? ना। सौगात भी तो देने गए अभिमन्यु थे। जी, क्योंकि आप कुछ सुनने को कुंभ तैयार में नहीं जो है तो ऐसा प्रस्ताव लग पारित रहा हुआ है। वो आपने नहीं पढ़ा। प्रस्ताव में क्या गन्ने का कुंभ दाम में नहीं जो बढ़ने की प्रस्ताव बात- पारित हुआ वो आपने नहीं सुना। क्या अरे क्या गन्ने कुछ का नहीं, मंत्री बहुत को सारी नहीं कह रहे चीजें थे? हैं, आप बता बहुत सारी चीजें हैं। और कुंभ में अगर है तो कुंभ में बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं। हॉस्पिटल को लेकर पारित हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर पारित हुआ है, विंध्यवासिनी को लेकर पारित हुआ है, चित्रकूट को लेकर पारित हुआ है, वाराणसी को लेकर पारित हुआ है, पूर्वांचल और जो है कई सारे एक्सप्रेसवे को जोड़ने का प्रस्ताव पारित हुआ है। आप उसको आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसी बस एक गन्ने पे लटके हैं, गन्ने पे जाके लटक गए हैं। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी लटक गई है। किसान चाहता है तो- तो दाम बढ़े, सरकार ने कहा था, खुद ठीक सरकार है। के मंत्री कह रहे हैं ठीक है, कि 400 रुपए ठीक के है, ऊपर गन्ने का दाम ठीक है। पहुंचेगा। हाँ तो उसके लिए आंदोलन करिए, उसके लिए नहीं काम है नहीं, आपका अजीत करना। जी, समस्या उसके ये लिए हो गई काम कि है इन्हें आपका, काफी उसके इन्हें लिए काफी आपका काम उम्मीद थी है सरकार से बहुत विपक्ष उम्मीद का थी। विरोध करना। आपको मुंह पर बात नहीं करना, इनको गन्ना किसान पे पड़ी, गन्ने की बात। पूरी दुनिया की निगाह महाकुंभ पर है, इनकी निगाह अपने भुगतान पर है। महाकुंभ पर चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी विरोध कर रही हैं? कांग्रेस क्या विरोध कर रही है? इस बात का जवाब दीजिए। आप गन्ना छोड़िए, आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रयागराज में महाकुंभ में आ रहे हैं, उस पर बताइए, अपना स्टैंड क्लियर करिए। हम तो खुद कह रहे हैं, मैंने शुरुआत करी। अरे 1988 में जब हुई थी तब हुई थी। आप रामलला के दर्शन करने नहीं गए, राम को काल्पनिक बताते हैं, उसकी बात करिए। कुंभ की बात करिए, महाकुंभ की बात करिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आ रहे हैं फरवरी में, तो उसकी बात करिए, उसकी बात करिए ना कि क्या समाजवादी पार्टी की तरह आपका भी स्टैंड है कि आप महाकुंभ में स्नान करने नहीं आएंगे? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो आ रहे हैं, अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए। कांग्रेस ने कब कहा राम काल्पनिक है? आप ही बताइए दीजिए सबूत। कपिल सिब्बल कौन थे? कपिल सिब्बल कौन थे? आप अफवाह फैलाते हैं। कपिल सिब्बल कौन थे, जरा बता दीजिए। तो आप दर्शन करने क्यों नहीं गए? रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? आप बताइए, रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गए? प्रियंका गांधी गई वहां अयोध्या में, गई सभा की दर्शन करने क्यों नहीं गई? अभी तक तो आप सपा में थी, जब क्या बात करती तो आप ही दे दीजिए हलफनामा। हम तो लगा रहे हैं ना आरोप आपके ऊपर, आप सफाई दे दीजिए। जिसके ऊपर आरोप लगता है वो सफाई देता है, आरोप लगाने वाला सफाई नहीं देता। भाजपा सरकार ने क्या कहा है? रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे थे तो मैंने छोड़ दी, घर के साथ के क्यों छोड़ दी? मैं कहता हूं, आप अभी महाकुंभ पर बात कर लीजिए, आप डिबेट को भड़काइए मत। ठीक है, ऋचा जी आएंगे आपके पास। ठीक है, शांति रखिए। ऋचा जी से जवाब ले लीजिए, ऋचा जी दे देगी जवाब इनको। काल्पनिक कौन कहता था? कपिल सिब्बल जी का छोड़िए, आप बताइए ना। अरे अभिमन्यु जी ने ठान रखी आपके है, सामने नहीं है। अनर्गल बातें करने के लिए आया हूं मैं, और अनर्गल बातें ही करूंगा। अभिमन्यु जी बस करिए। अभिमन्यु जी, मुद्दे की बात आप कर नहीं रहे हैं, विषय को भटकाने की पूरी कोशिश आप करते नजर आ रहे हैं। शांति से आप किसी को सुन नहीं पा रहे हैं, किसी मेहमान को तब से आप बोलने नहीं दे रहे। ऋचा जी जवाब दे रही हैं, आप ऋचा जी को नहीं सुन रहे। उसके बाद अजीत जी जो कि काफी समझदारी के साथ आपको बयान दे रहे हैं, आपको सुन नहीं पा रहे। डिबेट को आगे बढ़ाइए, आवाज म्यूट करिए। पीसीआर सुन रहा तो आवाज म्यूट करिए। चलिए ऋचा जी अपनी बात रखिए। कह रहे थे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, माननीय न्यायालय में वो हलफनामा देकर सबमिट की गई है, इनको जाके कोर्ट को देख लेना चाहिए, इनके घर तो कोई सरकार ने भी एक दे रखा मैडम, आप भी उसको रख लीजिए। किसानों की बात कर रहे थे, आप भी तो मैं उसको रख बता लीजिए। दूं कि 23-24 में 30,000 करोड़ रुपए के गन्ने के बकाये का भुगतान किया जा चुका है।
लेकिन इनको चूंकि अपने पर्सनल सवाल लेकर बैठना है। और अगर आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करिए ना, कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट ने मिर्जापुर से लेकर प्रयागराज तक पूरा विंध्य एक्सप्रेसवे देने का काम किया। मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, हाथरस में दिया गया है, बागपत में दिया गया है, कासगंज में दिया गया है, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको उस पर चर्चा करने से तकलीफ होती है। 62 IITs को आज की कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, साथ ही 5 आविष्कार और नवाचार के केंद्रीय संस्थानों को मंजूरी दी गई है ताकि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जा सके, युवा शक्ति को सशक्त किया जा सके। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में निवेश कैसे बढ़ेगा, इसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सनातन की जो पताका है, जिसको लेकर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, क्योंकि हम विकास और विरासत के समन्वय की राजनीति करते हैं। हम एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो कुंभ हो रहा है प्रयागराज में, उसमें जो व्यवस्थाएं देखते हैं, उसकी स्टडी करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आज प्रयागराज में आ रहे हैं। प्रयागराज पूरी दुनिया का डेस्टिनेशन पॉइंट बन गया है। हम एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाते हैं, तो दूसरी तरफ जेवर एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसका भी निर्माण आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ठीक है। की सरकार ने अशोक किया है। तिवारी जी, ठीक है ऋचा जी, आएंगे आपके पास। अशोक तिवारी जी, आप पे बार बार आरोप लगता है यहाँ पर सनातन से आखिरकार क्या परेशानी है, जब सरकार एक तरफ इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन कराती है, महाकुंभ में पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि तमाम सुविधाएं रहें, व्यवस्थाएं रहें, सुव्यवस्थित रहे, उस सब पर बात आप लोग करते नहीं है और ले दे करके सवालिया निशान जो है एक एक करके खड़े कर देते हैं, जिसके बाद योगी सरकार बार बार आप पे इल्जाम लगाती है कि आप सनातन विरोधी हैं। क्या देंगे सफाई अब? मैम सवाल पूछ सकती हैं, ठीक है, नेगेटिव सीखने के लिए। नंबर 1, हमने सनातन विरोध नहीं किया। आपके शायद आपने मेरे सवाल को सही से शायद सुना नहीं है। हमने महाकुंभ की तारीफ की, सिर्फ सुना आपके सवाल को। आपका है, बहुत साल बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए जी, शालीनता से बोल रहा हूँ। देखती है ना कितना शालीन है, मैं कितना है, इसलिए मुझसे न कीजिएगा प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ। महाकुंभ का पावन पर्व है ये। बोलिए सर, बोलिए आप, जिसमें बोलिए। सनातन प्रेमी जो भी देश के लोग हैं, वो लोग गर्व से आह्लादित हैं। आज जो 44 साल लगा है, इतना योगी आदित्यनाथ जी को खुशी है, उतना ही अशोक तिवारी को भी खुशी है। आप कम ना आकिए, आप जो है कि जो है अंतर न, मंत्री बहुत बड़ा होता है और जो है आम किसान हमारा कमजोर होता है। हर किसी के बराबर गरिमा है। आज कैबिनेट की उन्होंने, ठीक है, की हमारे हिसाब से कह दिया अपनी बात। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट हेड वो भी हमारे पूरी बातें सुन ले। मैं कहना चाहता हूँ, अच्छी बात कह रहा हूँ, अच्छे तरीके से कह रहा हूँ। हमारा शिविर लगा हुआ, हम सनातन प्रेमी हैं, हम सेवा कर रहे हैं हर जगह पर। हमें खुशी है, आस्था है, विश्वास है, उनको हम जो है बहुत अच्छे। आज कुंभ में आज जी ने जो सुझाव वो अच्छे के लिए दिए हैं कि कोई कमी ना रह जाए। अच्छी का काम ही भी बचका, ये हमारा काम है। हम सनातन विरोधी कैसे हैं? कैसे कह दिया आपने? आप नहीं कह सकती इस चीज को, गलत चीज आप नहीं बोलती हैं। नहीं अशोक जी, शायद आपको मैं फिर से बता दूं, आपने सही से सुना नहीं। ये कहना मेरा नहीं है। हमने कहा कि योगी सरकार, योगी के कैबिनेट, योगी के मंत्री बार बार आपसे पे ये सवालिया निशान खड़े करते हैं, तो आप सही से सुनिए, समझिए और उसके बाद। योगी के मंत्री अगर गए हैं, बौखलाहट में है, योगी सरकार बैक फुट पर है। आज 24 में पूरी तरह चुनाव आ रहे हैं, नहीं कह सकते नहीं आ रहे हैं। आपके शहर में जो बैठे हुए हैं, ये कहेंगे कि जनता ने जी को तब हम वोट दिया है और सभी वर्गों ने वोट दिया हमें। जहां हम जीते हैं, जहां हम नहीं जीते से आ रहे हैं। आप सही आकलन कीजिए ना, जनता का मिजाज बदल चुका है, उनका मिजाज बदल चुका है, दलित का मिजाज बदल चुका है। आज वो खदेड़ना चाहते हैं,
योगी सरकार को, क्योंकि उनको वो हक नहीं मिल रहा है, उनका चक्रवर्ती उठाना हुआ है। आज दलित को हक नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं निकाली जा, कराई जाए। क्या हाल है उत्तर प्रदेश का, महंगाई बेशुमार पर है, महिलाएं इस समय कहेंगे, सब बातें खत्म नहीं हो जाएंगी, 27 में होगा, ठीक तो है। अपनी हैसियत का पता चल जाएगा योगी सरकार को। ये दावा करने से वोट नहीं मिला करता, करना चलिए, ठीक यही है। तो हमने बताया कि दिखावा मत कीजिए, आप सही से काम कीजिए, विकास कीजिए प्रदेश का। ठीक है ऋचा जी। सीमा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस दिखावे की बात कर रहे हैं, दिखावे की राजनीति और समाज को तो आपका विकास नहीं होगा इसे। आज किसी को अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, समाज में जातीय भेदभाव में बांटने की डॉक्टर बता रहे थे समाजवादी पार्टी, ठीक है अशोक जी, ठीक है। समाजवादी पार्टी ने की है, और समाजवादी पार्टी को आज ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये जब कुंभ की पावन धरती पर लाकर प्रतिमा स्थापित कर देते हैं, तब उसमें इसको राजनीति नजर इनको नहीं आती है। लेकिन अगर आज योगी आदित्यनाथ जी की पूरी कैबिनेट न सिर्फ वहां पे कैबिनेट की मीटिंग करती है, बल्कि गंगा जी की पवित्र धारा में एक साथ स्नान करती है, आचमन करती है, कोई भी जातीय भेदभाव नहीं दिखाई पड़ता है, समरसता की आंधी चल रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी उखड़ जाएगी, इनको समझ में नहीं आएगा। और अभी अशोक तिवारी जी जो बात कह रहे थे, तो मैं उनको याद दिला देना चाहती हूँ कि अभी 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, और आपने जिसको आप अपना बाहुल्य कहते थे, कुंदरकी में अल्पसंख्यक बाहुल्य विधानसभा में आपकी जमानत जब्त हो गई। आपने 7 में से 9 में से केवल 2 हासिल की है। नहीं, हास्यास्पद नहीं है। आप जनता आपकी हंसी उड़ाएगी। आपने जो गुंडागर्दी किया है, जनता जानती है, जनता जानती है। अपनी बात बोल दिया, जब्त हुई कि नहीं हुई है, आप मुझे कर रही हैं, आप गुंडे की बात कर रही हैं। बाहुल्य कहा करते थे, अब मतलब हो गया, अब आप बोलिए, खुद बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बोलना चाहते, खुद बोलिए आप। आपको करहल में और सीसा मुंह में जनता पर फर्क नहीं पड़ता आपके बोलने से। जनता लड़की कैसे जीता है आपने बलपूर्वक जीता है, बलपूर्वक जीता है आपने, इतना कहना काफी है। अच्छा, तो सीसा मुंह कैसे जीत गया? कुंदरकी को बलपूर्वक जीता है। ठीक है, आप लोग शायद मुद्दे से भटक रहे हैं, हालांकि आदतन आप लोग शायद मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है, विषय महाकुंभ को लेकर के है, विषय संगम की तैयारियों को लेकर के है, उसको लेकर के हो रही राजनीतियों को लेकर के है। मैं एक बार फिर से आप सभी को चर्चा पर वापस लाना चाहूंगी। अजीत जी, जहां पर आज हम बात महासंगम को लेकर के करते नजर आ रहे हैं, सपा बार बार इस रुख को अपनाती नजर आ रही है, बार बार अशोक जी ये कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई बयान जो उनके द्वारा हालांकि दिया भी जाता है, उन बयानों को, उन ट्वीटों को भी वो सीधे दरकिनार कर देते हैं कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। देखिए, बिल्कुल सीमा, महाकुंभ को लेकर जो राजनीति हो रही है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महाकुंभ जो है वो वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान की पहचान बन चुका है आज की तारीख में। दुनिया भर के लोग, क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या रूस, क्या यूके, क्या कनाडा, क्या रसिया, क्या इजराइल, ईरान, इराक, सब जगह से लोग आ रहे हैं, गल्फ कंट्री से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो अगर आपको वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान के किसी महाकुंभ के इस महामंच को जो है मान्यता मिल रही है और दुनिया भर के लोग आ रहे हैं अद्भुत अलौकिक इस संगम को देखने के लिए, तस्वीरों को देखने के लिए, संतों सन्यासियों का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो उस पर आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। रही बात जो कांग्रेस का दर्द है, जो समाजवादी पार्टी का दर्द है, वो दर्द महाकुंभ से नहीं है सीमा, वो दर्द है कि महाकुंभ के जरिए जो ब्रांडिंग महाकुंभ की हुई है उसका श्रेय योगी सरकार को जाएगा, मोदी सरकार को जाएगा, और वोट बैंक का जो नुकसान होगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, दर्द उसका है। लिहाजा ये आ तो सकते नहीं, क्योंकि अपने वोट बैंक की राजनीति से बंधे हुए आ जाएंगे तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, अयोध्या चले जाएंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा, काशी चले जाएंगे तो वोट बैंक खिसक जाएगा। तो महाकुंभ में आइए, मैं तो कहता हूं कि महाकुंभ में इन सभी लोगों को आना चाहिए। अशोक तिवारी जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि भाई देखिए, हमने वहां पर शिविर लगाई है और लोग आ रहे हैं, वहां पर हम जाति धर्म मजहब नहीं देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं, हम उनको भोजन करा रहे हैं, उनको रुकवा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था करा रहे हैं, और ये होना चाहिए। सेवा भाव, सेवा ही परम धर्म है, सेवा ही जो है करनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है धर्मो रक्षित रक्षिता। अगर धर्म बचेगा तभी देश बचेगा, देश रह के ही क्या करेगा अगर धर्म नहीं बचेगा। और आपने देखा है, इतिहास गवाह रहा है, जब भी आपका धर्म कमजोर हुआ है तो आप गुलाम हुए हैं, जब भी आप कमजोर हुए हैं और आपकी अखंडता खंडित हुई है,
आप बटे हैं आपस में, तब देश गुलाम हुआ है। तो आपको एक मंच पर एक साथ रहना चाहिए। और देखिए, ऐसा नहीं कि महाकुंभ में कि सिर्फ एक समुदाय के लोग आ रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम परिवार के लोग आ रहे हैं, फैमिली आ रहे हैं। हमने देखा लोग स्नान करके आ रहे हैं, और वो दानिश आजाद अंसारी और मोहसिन रजा जैसे लोग तो सरकार का हिस्सा है, वो तो उदाहरण भी है। तो आप देखिए, इसको आप जाति धर्म पर मत बांटिए, क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं, योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि सनातन कोई धर्म नहीं है। धर्म तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। धर्म और सनातन कोई जो है धर्म नहीं है। ये सबसे पहले है, सनातन सबसे पुरातन है। सनातन एक सोच है, और सोच के जरिए आप अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने संस्कार को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और महाकुंभ उसका एक रास्ता है, तो उस रास्ते पर सबको चलना चाहिए। हाँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्ष विरोध करता रहे। अखिलेश यादव ट्वीट करें, योगी आदित्यनाथ उस ट्वीट का जवाब दें, समाजवादी पार्टी कोई बयान दे, अखिलेश यादव कोई बयान दे, तो मुख्यमंत्री और जो सरकार के बड़े नेता उसका बयान देते ही देते हैं। दोनों डिप्टी सीएम देते हैं, कई सारे मिनिस्टर देते हैं। ये चलता रहेगा, ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन जब आपके मान, सम्मान, स्वाभिमान और देश की बात आ जाए, महाकुंभ जैसे महामंच की बात आ जाए, मानव समरसता के सबसे बड़े संगम की बात आ जाए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को इकट्ठा करके क्राउड मैनेजमेंट की बात आ जाए, कोई चीज आग लगती 2 मिनट में उस पर काबू पा जाए, पुलिस के बिहेवियर अच्छा हो जाए कि लोग गुम हो जा रहे हैं तो उनको ढूंढकर उनके पाप तक पहुंचा रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी है जो करोड़ों लोगों को डिटेक्ट कर रही है कि अजीत सिंह उसमें आ गए, सीमा उसमें आ गई, तो हमारा पता उनको चल जाएगा कि हमने महाकुंभ में प्रवेश कर लिया है। और हमारा इतिहास भूगोल सब उनके सामने आ जाएगा। अगर हम अपराधी हैं तो भी आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि आपराधिक और अराजक प्रवृत्ति के इतने लोग यहाँ एंट्री कर गए हैं। जल, थल, नभ, पानी में ड्रोन, आसमान में ड्रोन। आप अगर अच्छी चीज कोई हो रही है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, अगर चीज खराब हो रही है तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए और विपक्ष को करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि महाकुंभ के इस महामंच को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीमा, आपका बहुत शुक्रिया अजीत जी, इतने विस्तार पूर्वक और इतनी गहनता से महाकुंभ को समझाने के लिए, महाकुंभ की सुंदरता और संगमता को बताने के लिए, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरह की तैयारी है वो बता रहे थे हमारे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी, जिनके द्वारा कहना किस प्रकार से पूरी तैयारी की गई है संगम की। और इसके बारे में विपक्ष को थोड़ी सी तारीफ तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कामों की तारीफ करना भी विपक्ष का ही काम होता है। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो बड़ी बहस में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।